नमस्कार, मैं शिवम श्रीवास्तव उपस्थित हूँ अपनी अगली क्लास के साथ में। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हम लोग जो जीएस का टॉपिक है उसको कवर करेंगे और जीएस में हिस्ट्री पोर्शन को स्पेशली हम कवर करेंगे। और इस टाइम हमारा हिस्ट्री का ही जो है चल रहा है टॉपिक। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी थी। फिर अब जो इसके बाद अगला आपका क्लास हुआ है उसमें मैंने आपको बताया है डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। अब जो आज मेरी पहली क्लास है वो है भारतीयों यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो इसकी शुरुआत तो हमको देखने को मिलती है 1498 से। वास्को डी गामा जब भारत आता है, यूरोपीय समुद्री यात्री है और वो यूरोप से समुद्र यात्रा करके जो है वो भारत पहुंचता है, समुद्री मार्ग को खोज करके भारत पहुंचता है। लेकिन उससे पहले की कहानी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या जो ये शुरुआत हुई है समुद्री मार्ग को खोजने की, वो समुद्री मार्ग को खोजने की शुरुआत क्यों हुई। भाई 1498 में जब समुद्री मार्ग खोजा गया तो उससे पहले क्या यूरोप के लोगों का व्यापार नहीं होता था? उससे पहले यूरोप के लोग खाना नहीं खाते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, उससे पहले उनके कुछ खर्चे नहीं थे। ये सारी चीज़ें हमको जाननी है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटअप हैं, सारे के सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। सारी चीज़ें पीडीएफ के तौर पे ऑलरेडी लगा दी गई हैं। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ी सी जानकारी ये लेनी है कि जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में यूरोप की क्या लोकेशन है, इंडिया की क्या लोकेशन है, अफ्रीका का उसमें क्या रोल है, केप ऑफ गुड होप का क्या रोल है, और वास्को डी गामा से पहले भी एक यात्री था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। वो भी भारत की यात्रा के लिए ही निकला था और वो 1488 में आया था भारत नहीं बल्कि वो दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, जो कि अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में होता है, उस जगह पर पहुंच करके और वह कुछ दिनों तक वहां रुक करके पुनः वो अपने देश वापस लौट गया था। यानी भारत की भारत को खोजने का जो कामयाबी था वो उसे नहीं मिल पाया था। तो आइए हम थोड़ा सा जानेंगे, इंडियन वर्ल्ड मैप को देखेंगे। वर्ल्ड मैप में हम लोकेशन देखेंगे इंडिया और यूरोप की और अफ्रीका की। फिर उसके बाद में हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ से ये देखिए, मैं यहाँ से आप लोगों के सामने वर्ल्ड मैप का ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप मैंने आपको लगा दिया है। अब जो हमारा यूरोप है, वो यूरोप जो है वो सेकेंड में यहाँ पर ये जो है ये आपका यूरोप का एरिया है, ये आपका यूरोप है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ हमको ये भी देखनी है कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें कुल कितने देश हैं। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में 44 कंट्रीज़ हैं। ये चीज़ें आप साथ ही साथ एडिशनल नॉलेज है, इसको भी आप लेते रहिए, गेन करते रहिए। यूरोप में एक शहर है जिसको हम जानते हैं लिस्बन के नाम से। यूरोप थोड़ा बड़ा, तो यूरोप में जो एक शहर है जिसका 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, आपको पता ही है हमारे पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स में 195 कंट्रीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है लिस्बन। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है लिस्बन। और जो यूरोपीय पुर्तगाली था, यूरोपीय जो क्या कहते हैं नाविक था, पुर्तगाली जिसको हम बोलते हैं, जो कि पोर्टुगीज से बिलोंग करता था, उसका नाम था क्या, वास्को डी गामा। वास्को ड गामा। अब ये भाई साहब ने किया क्या कि यहाँ एक लिस्बन से निकल करके और ये पहुँचते हैं केप ऑफ गुड होप में। ये जो एरिया अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशियन के बीच की एरिया, यहाँ पे ये केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। अब केप ऑफ गुड होप पर ये पहुंचते हैं और फिर उसके बाद में ये पहुंचते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ एक है मालिंदा, जो कि पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है। और यहाँ पर एक इनको व्यापारी मिलता है जिसका नाम होता है काला मलिक। वो लेकर के जाता है इनको यहाँ पर केरल के कोझिकोड में। और ये यहाँ पर जब एग्जैक्ट जो डेट होती है पहुँचते, वो होती है 1498। 1498 में ये इंडिया पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके पहले एक बंदा और होता है, एक यात्री और होता है जिसका नाम होता है बार्थोलोम्यू डियाज। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको बार्टो मिल जाएगा
और आपको यूपी बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम की बुक्स में जो है वो आपको इस तरीके से लोमियो डियाज इस तरीके से आपको मिलेगा, जो कि ये भी एक समुद्री यात्री ही होता है, ये भी यूरोपीय होता है और ये भी भारत की खोज के लिए ही बाहर निकलते हैं। लेकिन ये यहाँ केप ऑफ गुड होप में पहुँच करके और ये अप्रॉक्स 1487 से ये केप ऑफ गुड होप पर पहुँच करके और इनको लगता है कि ये यही भारत है, इसी अफ्रीका को ही ये भारत समझ लेते हैं। कुछ समय तक यहाँ पर अपना रहते हैं, फिर उसके बाद में इनको पता चलता है कि ये भारत नहीं बल्कि भारत अभी इससे और थोड़ा आगे है। तो ये पुनः इनकी सामग्री जो ये लाए होते हैं अपने देश से वो ख़त्म हो रही होती है, तो उसके चलते ये वापस लौट जाते हैं यूरोप। उसके बाद जो अगला जहाजी बेड़ा तैयार होता है वो होता है वास्को ड गामा का, और वास्को ड गामा जो है वो केप ऑफ गुड होप के ज़रिए ये पहुंचता है केरल के कोझिकोड इलाके में, जहां पर कोझिकोड तट पर, जहां पर जमोरिन नाम का एक राजा इनका स्वागत करता है। अब यहाँ आने का समुद्री मार्ग का इतना लंबा एरिया तय करने का क्या मतलब, जब आप यूरोप और ये एरिया जो कि आपको कुस्तुनतुनिया यानी आज का जो है वो है इस्तांबुल, इसके ज़रिए होते हुए ये भारत आ सकते हैं, जो कि समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग के चलते भारत आ सकते हैं। तो फिर ये इनको इतना लंबा सफ़र तय करने की क्या आवश्यकता थी? उसका मुख्य कारण ये था कि जब टर्कीज़ 1453 में इनका एक युद्ध होता है, इनकी एक जो है कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलती है, जिसको मैं आपको ब्रॉडली समझाऊंगा। उस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि ये टर्की से इनका आपसी मतभेद हो जाता है, और जब इनका आपसी मतभेद होता है तो फिर ये अपना जो रूट है, अपना रास्ता है, ये ब्लॉक कर देते हैं। कहते हैं कि भाई अब जब तुमको यहाँ हमारी चीज़ों पर हमसे मतभेद रखना है तो फिर हमारे रास्ते को भी मत चुनो, हमारे रास्ते को आप मत यूज़ करो, आप अपना रास्ता निकालो। क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको व्यापार करना है, आपको सामंजस्य बना के चलना है, तो आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। और यूरोपीय लोग कहते हैं कि वो शर्तें उनके अनुकूल नहीं होती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो रखते हैं वो उनके अनुकूल नहीं होती हैं, तो वो उस चीज़ से डिनाई करते हैं। तो यहाँ पर जो इनके यूरोपियों के बीच में और टर्किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से होता है कि ये इनको अपना एक मार्ग खोजना पड़ जाता है, और आखिरकार ये मार्ग वास्को ड गामा जो है वो खोज लेते हैं, जो कि 1498 में जाना जाता है। अब ये चीज़ें आपको इतनी यहाँ तक मैप के ज़रिए मैंने बता दी। अब आप चलते हैं हम अपने PDF पे, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये देखिए। तो सबसे पहले भारत कौन आए? पुर्तगाली आए। ये जो एक लंबी समयावधि है जिसको हम तकरीबन ये मान के चलिए 200 वर्षों से 200 से 225 वर्षों का जो एक समयावधि है, जिसमें हम भारत की गुलामी के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, भारतीयों के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ। उससे पहले भारत एक सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश थी। फिर उसके बाद में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बहुत फेमस कंपनी रह चुकी जानी जाती है, के नाम से जानी जाती है, मॉडर्न इंडिया के तहत। तो इनके सबके आने के पीछे का मुख्य कारण क्या था, और जो पहला क्रम है पुर्तगालियों का, उसमें यही क्यों, इनसे पहले और कोई क्यों नहीं? तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इतना आपको बता दूं, ये जान लीजिए, और हम पढ़ेंगे कि जो पुर्तगाली आए, कोई भी काम, किसी भी काम की शुरुआत इंसान लालच में करता है, और वो लालच व्यक्ति के अंदर तब उत्पन्न होता है जब उसके पास जीने का अधिकतर रास्ते ख़त्म हो जाए। मतलब ये मान के चलिए कि वो अंतोगत्वा लास्ट में इस कगार पे हो कि अब यार डू और डाई की स्थिति जब हो जाए, तब वो मार्ग खोजना शुरू करता है, तब उसके अंदर आइडियाज़ आने शुरू होते हैं। तो इस प्रकार जो यूरोपीय थे, वो यूरोपियंस का प्रत्येक मार्ग जिसमें आय का सोर्स था, इनकम ऑफ सोर्स था, वो ख़त्म हो रहा था। तो अब इन्होंने क्या किया? रास्ता खोजा। तो रास्ता खोजा, कहाँ खोजा? क्योंकि पूर्वी देश जो है, इंडोनेशिया हुआ, भारत हुआ, जहाँ पर मसाले, कपड़े, रेशम, शोरा, नील, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में थी।
अब इनको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल्स चाहिए जिसको ले जा करके अपने मार्केट में बेचते थे, जहाँ से इनको अच्छा मुनाफा होता था, जहाँ से इनको अच्छा लाभ मिलता था। तो उस आधार पर सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे भारत। और इस बारे में आपको जब आप पढ़ेंगे, कोई भी बड़ी बुक पढ़ेंगे, तो उसमें जब आप मॉडर्न इंडिया का सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको पुर्तगालियों के बारे में मिलेगा, उसमें आपको वास्को ड गामा के बारे में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। फिर उसके बाद में जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आता है किसका, कि वास्को ड गामा 1498 में केरल के कालीकट पहुंचा। सही है भाई, ये चीज़ें हमने अभी पहले जस्ट डिस्कस करी हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र कोच्चि में स्थापित किया। अब इस चीज़ को समझिए, व्यापारिक केंद्र क्या है, व्यापारिक केंद्र और व्यापारिक केंद्र को स्थापित करने की क्या ज़रूरत है। भाई मान लीजिए हम कहीं गए व्यापार करने के माध्यम से, और व्यापार करने के माध्यम से यदि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे पास 10-5 हज़ार रुपये का एक मान लीजिए लागत है, या 10-5 हज़ार रुपये हमने उसमें किसी भी व्यापार में इन्वेस्ट किया, अब हमारा व्यापार अच्छा चल गया। तो जब हमारा व्यापार अच्छा चल गया तो हम उसमें से भाई थोड़ा और मटेरियल्स बनाएंगे, थोड़ी सी और चीज़ें इकट्ठा करेंगे। तो उसको रखने के लिए पर्टिकुलर कोई जगह तो होनी चाहिए। आपके पास कोई गोदाम, कोई ऐसी जगह हो, ऐसा स्थान हो जहाँ पर आप अपने मटेरियल्स को इकट्ठा कर सकें। तो इसलिए इसके चलते पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया, कोच्चि में स्थापित किया। अब देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये बन सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो आप उसमें आंसर टिक करेंगे क्या, कोच्चि। फिर हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में थी। कहाँ थी, अच्छा, व्यापारिक केंद्र और फैक्ट्री, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा मतलब ये इसमें प्रॉब्लम हो गई। व्यापारिक केंद्र और फैक्ट्री, भाई आपके पास मान लीजिए बहुत सारी क्या कहते हैं फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं सामान के, या आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके लिए आप अपने घर से तो नहीं ना बैठ के कोई चीज़ कर पाओगे। मान लीजिए आप में बहुत अच्छी स्किल्स है, अब आप अपने घर से बैठ करके तो अपनी स्किल को नहीं लोगों के सामने रख पाओगे। आप पर्टिकुलर कोई स्पेस होगा जहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर आप अपना एक कोई भी छोटी मोटी दुकान डालोगे, जहाँ पर लोग आएंगे, देखेंगे, आपकी स्किल को पहचानेंगे, फिर तो आपका व्यापार चलेगा, तब फिर तो आपका व्यापार शुरू होगा। उस आधार पर व्यापारिक केंद्र यानी जहां से ये व्यापार अच्छे से कर सकते थे। और फैक्ट्री क्या थी, कालीकट में ये पहली फैक्ट्री, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपने सामान को रखने के लिए, इनके सामान को रखने के लिए जो फैक्ट्री होनी चाहिए वो कालीकट में स्थापित की। फिर अगला, पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में अपने अधिकार में लिया। अब हम जरा गोवा के बारे में जान लेते हैं। ये है आपके इंडिया का मैप और यहाँ पर कहीं आपको देखने को मिलता है गोवा, और ये जस्ट सटा हुआ है यहाँ से, ये एरिया केरल का है। अब केरल से सबसे नज़दीक गोवा पड़ रहा है, सबसे नज़दीक गोवा पड़ रहा है, और सबसे नज़दीक यदि गोवा पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है जब इंसान अपने पैर पसारना शुरू करेगा, भाई जिसके पास शर्ट नहीं थी अभी शर्ट आ गई तो अब वो पैंट के बारे में सोचेगा, पैंट भी आ गई तो अब वो सोचेगा कि यार शर्ट पैंट कपड़े की तो व्यवस्था हो गई, अब ज़रा कुछ हम फुटवेयर्स में ले लेते हैं, फुटवेयर भी हो गया तो फिर बाद में पता चलेगा कि अब थोड़ी सी और लग्जीरियस लाइफ होगी तो गाड़ी भी अच्छे से, मतलब गाड़ी भी उसमें आवश्यक है। फिर उसके बाद में तो अब धीरे धीरे जब चीज़ें चाहिए तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, भाई हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। तो अब संसाधन को बढ़ाने के लिए हमें क्षेत्र भी चाहिए, क्षेत्र के लिए हमें टैक्सेस पे करने होंगे, लेकिन उससे भी एक आसान सा तरीका है कि यदि आप अपने आप में सबल हैं और वो निर्बल है तो आप उसको अपने अधिकार में ले लें। अगर आप अपने अधिकार में ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपका एक बिना किसी भी प्रकार का कर चुकाए अधीन हो जाएगा, तो उसमें आप आसानी से अपना काम कर पाएंगे, आपको एक पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में अपने अधिकार में लिया। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं, मैंने देखे हैं पेपर के क्वेश्चंस कि जिसको लगता है कि यार ये इतना हल्का क्वेश्चन नहीं आएगा और उसको हम फ्लो में छोड़ के चले जाते हैं और पेपर में हमें वही देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो गोवा को 1510 में पुर्तगालियों ने अपने अधीन ले लिया।
अब इसके बाद में अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डच जो कि कहाँ के निवासी हैं, हॉलैंड के निवासी हैं। हॉलैंड, ये डच कब आए भारत में? 1602 ईस्वी में भारत आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, 1602 ईस्वी में डच जो है वो भारत आते हैं। और फिर उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, जो कि अपनी आइकॉनिक कंपनी है, जो कि इस फिल्म का, जो कि मॉडर्न इंडिया का एक तरीके से संपूर्ण कह सकते हैं फिल्माया गया एक दृश्य है, रूपरेखा है। उसमें क्या बात है, उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल है वो मुख्य कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है। बाकी ये सारे के सारे जो हैं वो ट्रेलर और लास्ट में जो फ्रांसीसी कंपनी है वो क्लाइमैक्स के तौर पे, लेकिन जिसमें पूर्णतया एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब दृश्य पूरे के पूरी रूपरेखा को अपने काबू में कर रखा था, वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि महारानी एलिजाबेथ के एक चार्टर के द्वारा भारत में आया था, 15 लोगों की एक ग्रुप के ज़रिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के क्षेत्र उससे आया था, मंशा से आया था। और फिर धीरे धीरे करके वो कब मालिक बन बैठा पता भी नहीं चला। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, अब ये देखिए, ये बेसिक नॉलेज है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे अभी अगर हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके स्ट्रक्चर को हमें जान लेना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस बारे। अभी इसमें अगर हम देखें तो जो यूरोपियों का आगमन है ना वो बहुत बड़ा है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्मेडा, ये बहुत सारे गवर्नर्स हैं इसमें, और इनको जब हम देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि इनमें हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। जमोरिन, जब अल्फांसो डी अल्मेडा आता है, जमोरिन से वार्तालाप होती है उसकी, और वो विभिन्न प्रकार के लालच उसके सामने रखता है, तो उसमें हम देखते हैं, जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, या हम जब कभी भी उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। लेकिन ये जो PDF आपके पीछे लगी हुई है, ये PDF एक स्ट्रक्चर को डिनोट कर रही है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पुर्तगाली, डच, फिर उसके बाद में जो मेन मुख्य रोल में है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होता है? 1664 में, जो कि सबसे कम समय में क्या कहते हैं, बहुत लंबा विस्तार करती है। लेकिन ये मान के चलिए ना कि ये जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा इनमें जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी में देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है डेडिकेशन। मोटिवेशन क्या होता है, आपका तुरंत आप में बड़ा जोश भर देगा, फिर उस धीरे धीरे करके उसका क्या कहते हैं वेटेज कम होता जाएगा, और जो डेडिकेशन होता है वो आपका दिन प्रतिदिन निरंतर चलता रहता है। तो इसमें जो क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में कोलबर्ट ने बनाई, और ये भारत में कब आई? 1664 में ही। अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में यानी 1613 ईस्वी में स्थापित की। फिर उसके बाद में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में खोली, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे आगे, भारत में यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी। अब भारत में यूरोपीय देशों क्या है, जैसे ये मान लीजिए यूरोप है, ये आपका यूरोप है, ये आपका यूरोप है, ये आपका इधर ये जो है टर्की है, यहाँ से सटा हुआ एक इटली है, और फिर उसके बाद में इससे जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे, ये है साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका सॉरी। और आपका जो एशिया कॉन्टिनेंट, यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट आपका जो है, भाई रेजर चाहिए हमको, तो अब क्या है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। ये है आपका इंडिया, और ये जो है ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, मतलब थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, बाकी ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है।
तो अब एशिया कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, भारत में यूरोपीय देशों का, अब जो फ्रांसीसी हैं वो भी इर्द गिर्द के हैं, यूरोपियंस ही हैं एक तरीके से। तो ये सब जब एक ही देश के दो लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्रतिद्वंदिता तो देखने को ही मिलेगी। भाई एक ही घर के चार भाई और चारों आपस में एक ही जगह व्यापार करने चले गए, तो जब तक उनमें आपसी सहमति चल रही है तब तक तो वो साथ में है। फिर उसके बाद में जैसे धीरे धीरे देखा जाएगा कि भैया बड़ा वाला भाई ज़्यादा कमा रहा है, छोटा वाला भाई कम कमा रहा है, उसके बीच वाला भाई उससे भी ज़्यादा कमा रहा है, तो इनके जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आपस में ही बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो उसी प्रकार भारत में यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी। अंत में अंग्रेजों ने सभी यूरोपीय शक्तियों को परास्त कर भारत पर शासन किया। ये तो बिल्कुल मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जो मेन लीड हीरो है मॉडर्न इंडिया का वो है कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। फिर 1763 में पेरिस की संधि के बाद भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 1763 की जो संधि है वो एक विशेष भूमिका में है और इसको अगर मैं आराम से संपूर्णतः इसी पर एक लेक्चर लेकर के डिस्कस करूंगा। तो ये चीज़ें आपको अभी फ़िलहाल आप ऐसे जान लीजिए कि ये जो 1763 में एक संधि हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस की संधि। इस संधि के तहत संपूर्ण भारत में जो है इनका राज हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आज के लिए आई थिंक ये PDF इतनी ही है और आज के लिए इतना ही। और अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी, आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। और अब आपको जो करना है वो ये करना है कि हमारा एक YouTube चैनल है जिसको रितेश एकेडमी के नाम से वो चैनल YouTube पर है और वहाँ पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर चल रहा है वो इकोना बलरामपुर हाईवे पर, आप वहाँ पर आके इनरोल होइए, आप एडमिशन लीजिए और हमारे यहाँ बेहतरीन टीचरों की एक टीम है जो कि आपको गाइड करेगी, आपको पढ़ाएगी और विभिन्न समयों पर आपका मार्गदर्शन करेगी। चलिए इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।